बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मैं आपको यह कहूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बिल्कुल मत चौंकिए, क्योंकि आज बिहार चुनाव की जीत के बाद में नरेंद्र मोदी जब भाजपा के कार्यालय में पहुंचे तो वहां पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। और उस लंबे चौड़े भाषण को अगर आपने गौर से सुना हो या मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आप सुन लेंगे तो आप साफ तौर पर इस बात पर यकीन करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मैं आज इस बात को कह रहा हूं और हो सकता है कि अब बीजेपी 6 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक माहौल तैयार करेगी, नीतीश कुमार के हाथ से ही पर्ची निकलवाएगी और हाथ से पर्ची निकलवा करके या किसी और नेता के हाथ से पर्ची निकलवा करके, या पर्ची नहीं निकलवाएगी तो नीतीश कुमार के हाथ से आशीर्वाद दिलवा करके किसी और नेता का ऐलान करने वाली है। नरेंद्र मोदी जब आज बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे तो गमछा लहराया, छठी मैया की जयकार की वहां पर नारे लगाए कि छठी मैया की जय हो। ऐसे ही ओडिशा के अंदर जब जीते थे तो जय जगन्नाथ बोल रहे थे। यानी राज्य में हिसाब से राज्य दर राज्य नारे भी बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलते हैं, ओडिशा में जय जगन्नाथ बोलते हैं और बिहार में जय छठी मैया बोलते हैं। चलिए, फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी जब आज बोलने के लिए आए तो उसके बाद में कुछ समय के लिए केवल आरजेडी पर रहे और उसके बाद में कांग्रेस पर आ गए। बिहार में 1 करोड़ नौकरी की बात, 1 करोड़ नौकरी का जो दावा वादा बीजेपी की तरफ से है उस पर एक शब्द नहीं बोला। यह कहा कि बिहार का युवा बिहार के अंदर रहे, बिहार में काम करे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में, यह लाइन उनके मुंह से निकल नहीं पाई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यह बात चुनाव भर में बोलते रहे, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद में बीजेपी के किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में अब सरकार बनेगी। और आज नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को नहीं कहा। कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला, यह भी कह दिया कि बिहार के बाद में अगला अब बंगाल निशाना है, अगला टारगेट बंगाल है। कहा कि बिहार से ही गंगा बह करके बंगाल पहुंचती है, यहीं से बिहार से ही रास्ता बनता है, यह भी बता दिया नरेंद्र मोदी ने। और यह भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद में हमें हरियाणा में जीत का आशीर्वाद मिला, महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर और उसके बाद में अब बिहार में, तो इसके बाद में अब बंगाल में करना है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, यानी वही उनके भाषणों में एक तरीके से ताली कैसे बजवाई जाए इस बात पर खास तौर पर जोर दिया जाता है और टेलीप्रोम्प्टर लगा करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी साहब। और बीजेपी के कार्यालय में भी आज टेलीप्रोम्प्टर लगा करके ही बोल रहे थे। चुनावी भाषण देना हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना हो, टेलीप्रोम्प्टर लगा करके बोला जाता है। तो टेलीप्रोम्प्टर लगा करके मोदी साहब बता रहे थे कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, छठी मैया की जय हो। और यहां पर भी आज मखाने की खीर बनी है और बिहार के लोगों के घरों में भी मखाने की खीर बन रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मखाना इतना सस्ता भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं। मखाना अगर सबसे कम दाम की अगर आप बात करेंगे तो करीब 400-500 रुपए किलो, और वो भी बिहार के स्थानीय लोगों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप दिल्ली में सबसे कम दाम में मखाना लेना चाहेंगे तो वो भी थोक के भाव में 1000-1200 रुपए कम से कम प्रति किलो के हिसाब से रेट है। अब 1000-1200 रुपए किलो की चीज क्या एक गरीब आदमी खा सकता है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने फिर से नारे लगवाए
कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार, नीतीश सरकार एक बार भी नहीं बोला। नीतीश के नाम को या नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर धन्यवाद दिया, लेकिन नीतीश की सरकार ये एक बार भी नहीं कहा। और ये नहीं कहने का मतलब ही साफ है कि अब नीतीश कुमार का युग या नीतीश कुमार का समय खत्म हो चुका है। फिर से कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी, इस पर जोर दिया। कट्टा सरकार को लेकर के उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव के दौरान कट्टा सरकार बोलता था तो आरजेडी के लोग कम रिएक्ट करते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ज्यादा दर्द होता था। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि नहीं आएगी कट्टा सरकार। अब कट्टा की बात इतने सामान्य ढंग से वो कह रहे हैं कि यानी कट्टा देश भर में सामान्य हो गया है। कट्टा शब्द वो सामान्य कर दिया गया है। अब बताइए आप, कट्टा शब्द जो है वो क्या वाकई सामान्य है? एक इलीगल हथियार की बात करना, देश के आम लोग उस पर बात करेंगे, खैर छोड़िए। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज की बजाय विकास को चुना है। अब कितना विकास हुआ है पर्टिकुलर इस पर बिहार के चुनाव के दौरान कितना वो बोले, और आज तो आंकड़ों के लिहाज से एक शब्द भी नहीं बोल पाए। फिर कहा कि लोहा लोहे को काटता है, और वैसे ही आज बीजेपी को एमवाई का नया समीकरण मिल गया है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने मिलकर के मुस्लिम यादवों का समीकरण बनाया था, और हमने महिला और युवाओं का समीकरण बनाया है, नया समीकरण। अब नरेंद्र मोदी दूसरे के नारों को भी चुरा लेते हैं। ये बात वैसे तेजस्वी यादव कहते रहे कि एमवाई यानी महिला और युवा वो हमारा समीकरण है। खैर, जंगल राज की बात फिर से यहां पर दोहराई और कहा कि माओवादियों और नक्सलियों के समय पर क्या होता था, चुनाव नहीं हो पाता था, 5 बजे के बाद में वोट नहीं डल पाते थे, 3 बजे के बाद वोट नहीं डल पाते थे। मतदाता सूची को लेकर के बोले कि बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, उसका स्वागत किया गया, उसकी वजह से जीत हुई, और ऐसे ही अब देश भर में एसआईआर होगा और युवा को सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची को शुद्ध करवाए। अब ये मतदाता सूची की शुद्धिकरण की बात अभी एकदम से जोर शोर से कैसे उठ करके आई है? बिहार में एसआईआर का क्या प्रभाव रहा? बिहार के बाद में अब 14 राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है, तो वहां पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या बिहार में एसआईआर के बाद में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड अप्रत्याशित जीत मिली है, क्या वही फैक्टर है? और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एसआईआर करवाना वो बहुत जरूरी है और एसआईआर होना ही चाहिए, और एसआईआर के लिए सभी जगह पर मतदाता सूची को शुद्ध करवाएं। खैर, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर कितने जो है वो केस थे, या फिर खास तौर पर अमित शाह, उनको क्या किया गया था और फिर कैसे केस माफ हुए? ऐसे ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, उन पर कितने केस थे और कितने केस उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद में माफ करवा ली? जरा ये बात आप बता देते। नई सरकार, यहां से समझिए आप कि नीतीश कुमार के युग की कैसे समाप्ति हो रही है। इस लाइन से नई सरकार के साथ में बिहार अब 25 वर्षों की नई यात्रा पर निकल रहा है, स्वर्णिम यात्रा पर निकल रहा है। यानी नीतीश कुमार के 20 साल अब बीत गए हैं। अब 25 साल की नई बात कही जा रही है कि 25 साल की नई यात्रा पर, स्वर्णिम यात्रा पर बिहार आगे बढ़ रहा है, और उसमें नीतीश कुमार का कितना स्थान होगा, या नीतीश कुमार उसमें कहां ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे, इस बात को भी जरा समझिए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे या राज्यपाल बनाए जाएंगे, इस बात को देखेंगे। इसके बाद में छठ पूजा को ड्रामा कहना, कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा कि छठ पूजा को ड्रामा बताया और छठी मैया से माफी नहीं मांगी। अब छठ पूजा पर ड्रामा था या नहीं था, या छठ पूजा पर वो अलग पानी में स्नान करने की व्यवस्था कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो आप सबने देखा है। हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में तीसरी बार जीते, दिल्ली में, बिहार में अब जीते, और उसके बाद में बंगाल की बारी है। बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बिहार ने बना दिया है। गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है, और अब बीजेपी बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ करके फेंक देगी। यानी ममता बनर्जी को सीधे तौर पर दिल्ली में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी चुनौती दे रहे थे, लेकिन बंगाल क्या बिहार है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या बंगाल बिहार जितना आसान है?
पिछली बार भी बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी तोड़ करके लाई। अब की बार भी बहुत कोशिशें होंगी, और कोशिश क्या, ममता बनर्जी को उखाड़ करके फेंकने की होंगी। कांग्रेस को भी इसीलिए उन्होंने लपेटे में लिया। कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस 35 साल से बिहार से बाहर है, गुजरात में 30 साल से बाहर है, उत्तर प्रदेश में 4 दशक से बाहर है, और पश्चिम बंगाल में 5 दशक से बाहर है। और इसलिए कांग्रेस पिछले 3 लोकसभा चुनाव के दौरान 2014, 19 और 2024 3 लोकसभा चुनाव के दौरान 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी पिछले 6 चुनावों में से 6 राज्य के विधानसभा चुनावों में से बिहार, बंगाल, हरियाणा और दिल्ली के अंदर चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है, और वहीं कांग्रेस पार्टी 6 विधानसभा के चुनावों में 100 सीट हासिल नहीं कर पाई है। और आज हमने अकेले एक राज्य के चुनाव में जितनी सीटें हासिल कर ली है, ये 6 राज्यों में उतनी सीट हासिल नहीं कर पाए हैं। अब ये बात कहने के लिए टेक्निकली बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितने कहां पर अवसर रहे और भाजपा के लिए कितने कहां पर अवसर हैं या अवसर बना दिए गए, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, चौकीदार चोर के नारे बोलती है, कभी देश के दुश्मनों के साथ में हाथ मिलाती है, और इस वजह से कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कांग्रेस से अलग हो सकता है, कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट हो सकती है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। और इसके बाद में कांग्रेस को आज एक नया नाम दिया, एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। चुनाव आरजेडी के साथ में था, चुनाव में, बिहार चुनाव में मेन पार्टी आरजेडी थी। हालांकि आरजेडी भी मेन पार्टी रही नहीं, क्योंकि आरजेडी खुद 35 सीटों पर सिमट करके रह गई, और उधर एलजेपी वो 19 सीटों पर है अकेले। तो बड़ी पार्टी एलजेपी भी बन गई है आरजेडी के मुकाबले अगर बात करें तो। लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी का फोकस कांग्रेस पर रहा, कि आरजेडी तो फिर भी एक राज्य की पार्टी है, कांग्रेस से हर राज्य में लड़ाई होनी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कांग्रेस में टूट चाहता है, कांग्रेस में टूट होने वाली है। कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है, एमएमसी बन गई है। और इसके बाद में कहा कि कांग्रेस से उसके सहयोगी सावधान रहें, कांग्रेस परजीवी है, वो आपके वोट को खा करके अपने आप को उभारना चाहती है। यानी बिल्कुल संकेत साफ थे कि कांग्रेस से गठबंधन ना हो, और कांग्रेस से अगर गठबंधन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य में अगर सहयोगी पार्टी अलग लड़ेंगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तो बीजेपी के लिए राह और आसान हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि बिहार में ही कांग्रेस अलग लड़ती, आरजेडी और बाकी खेमा अलग लड़ता, तो अपने आप जो है वो वोट 3 धड़ों में बंट जाता और बीजेपी के लिए और आसान हो जाता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग लड़ती है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है और बीजेपी अलग लड़ती है, तो वोट 3 खेमों में बंट जाएगा और बीजेपी के लिए अपने आप आसान हो जाएगा। तो बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी, उनका सीधा निशाना कांग्रेस पर रहा कि कांग्रेस के साथ में आप किसी प्रकार से गठबंधन मत कीजिए, यह उनका निशाना रहा। और यह भी कह दिया कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में घमासान होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, झगड़ा सबके सामने आ जाएगा। ये सारी बातें कांग्रेस आरजेडी ये सब रहा, लेकिन वो 1 करोड़ की बात पूरे भाषण में कही नहीं थी कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये कहा कि बिहार में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के लोग बिहार में ही काम करें, इसके लिए प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है। बिहार में निवेश होगा। मैं बाहर के लोगों से कहता हूं कि आइए बिहार में निवेश कीजिए। अब सवाल यह है कि क्या जहां उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, वहां पर निवेश हो रहा है, वहां पर पलायन पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग आकर के बिहार में काम नहीं करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के लोग आकर के दिल्ली में काम नहीं करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के लोग गुजरात में जाकर के काम नहीं करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के राजस्थान में या पंजाब में काम नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश से कितना पलायन खत्म कर पाए? उत्तर प्रदेश में तो आपकी डबल इंजन की खुद की सरकार है, वहां पर मोदी और योगी का डबल इंजन का चेहरा है। गुजरात में आप बताइए,
30 सालों से आपकी सरकार है, खुद आप मुख्यमंत्री रहे। क्या गुजरात के लोग डंकी मार करके, जान हथेली पर लेकर के और अमेरिका नहीं भागते हैं? क्यों भागते हैं वो? कितने लोगों को आप अमेरिका से लेकर के आए, और जो आए भी तो कैसे वीडियो में आए? गुजरात के लोग क्यों भाग रहे हैं? गुजरात से पलायन वो डंकी मार करके क्यों हो रहा है वहां पर? यह भी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। और आप कह रहे हैं कि साहब आइए और निवेश कीजिए। निवेश कोई हलवा है कि रातों रात आपने कह दिया और उसके बाद में निवेश होगा? ताली बजाना, लाइक करना और उसके अलावा शाबाशी देना और आपको धन्यवाद बोलना, हो सकता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, उनसे बुलवा दिया जाएगा, थैंक यू मोदी जी। लेकिन निवेश करने से पहले हर कोई देखता है कि वहां पर किस तरह के क्या कुछ हालात हैं, सरकार वहां पर क्या देगी, हम वहां पर क्या निकाल सकते हैं। यही अमित शाह जी चुनाव में कह रहे थे कि वहां पर जगह नहीं है कि उतनी बड़ी बड़ी नई इंडस्ट्रियां लग सके, और इस पर कह रहे हैं कि बिहार में आकर के निवेश करिए। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि बिहार अब 25 साल की नई यात्रा पर निकल रहा है, लेकिन उस नई यात्रा पर नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये साफ है। और ये अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और इस बात को मैं आज आपको बता रहा हूं, चुनाव के नतीजों के दिन यानी 14 तारीख को आपको बता रहा हूं। बहरहाल सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बिहार में डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगा, क्या वो 5 साल में ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन या भुखमरी या फिर महंगाई जैसे मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे? बिहार का आदमी वो बाहर नहीं खटेगा, बाहर नहीं पिसेगा, इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं? और मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? बिहार के हालात बदलेंगे क्या? सवाल, मूल सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।